जय हिंद दोस्तों। सी करेंट जीके के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर जो 8 से 15 जुलाई तक का करंट अफेयर होगा। ठीक है, जिसमें 25 प्लस प्रश्नों का संकलन है जो एसएससी रेलवे बैंकिंग के लिए आपको महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो देखिए, महिला T20 2026 का खिताब जीता है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने 5 जुलाई 2026 को फाइनल मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड को 7 रन से हराया है। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया यह कप 7वीं बार जीती है, T20 वर्ल्ड कप 7वीं बार। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान की अगर बात करें तो उनका नाम क्या? सोफी मोलिन्यू। क्या नाम है? सोफी मोलिन्यू। इसका जो आयोजन हुआ था 12 जून से 5 जुलाई तक, इंग्लैंड और वेल्स ने एक साथ उसका आयोजन किया था। अब तक जीते गए में ऑस्ट्रेलिया 7 बार, इंग्लैंड 1 बार, वेस्ट इंडीज 1 बार और न्यूजीलैंड 1 बार इस कप को जीता है। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा ऑफशोर एयरपोर्ट किस राज्य में बनाया जा रहा है। देखिए, दूसरा जो है क्वेश्चन का आंसर कि अपतटीय का मतलब होता है समुद्र से थोड़ा दूर। ये कहाँ बनाया जा रहा है? महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए इसके बारे में। ये जो है कहाँ है? महाराष्ट्र के पालघर जिले के कोड़े बीच पर बनाया जा रहा है। ठीक है ना। एयरपोर्ट में 2 समानांतर रनवे भी बनाए जाएंगे। इसको 9 करोड़ यात्री और 3 करोड़ मीट्रिक टन कार्गो का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण कार्य 2026 में शुरू होगा और 2030 तक समाप्त होने की संभावना है। अब अगर हम बात करें अब तटीय हवाई अड्डा क्या होता है, मतलब ऐसा हवाई अड्डा जो मुख्य भूमि से दूर समुद्र के बीच कृत्रिम रूप से तैयार की गई है। ठीक है ना। और ये तैरता हुआ प्लेटफॉर्म भी बनाया जाता है। ठीक है ना। इस तरह का हवाई अड्डा हांगकांग में बनाया गया है और जापान में बनाया गया है। ठीक है, तो ये 2 तरीके का हवाई अड्डा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच बिश्केक में अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र मानस और महाभारत का शुभारंभ किया गया। ठीक है ना। किस देश के बीच है? तो ये क्या है? भारत और किर्गिस्तान के बीच। किसके बीच? भारत और किर्गिस्तान के बीच। ठीक है, यहाँ देखिए किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र मानस और महाभारत का शुभारंभ किया गया। इसके लिए नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और किर्गिस्तान के मानस नेशनल एकेडमी के बीच पहल किया गया है। अगर हम किर्गिस्तान की बात करें तो राजधानी क्या है? बिश्केक। मुद्रा क्या है वहां का? किर्गिस्तान सोम। और राष्ट्रपति का नाम क्या है? सादिर जापारोव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं स्टेट से। कह रहा है कि उल्लास प्रोजेक्ट के तहत देश का 6वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है। देखिए, 6वां जो साक्षर बना है वो कौन सा है? उत्तराखंड। कौन सा राज्य है आपका? उत्तराखंड है। इससे पहले 5 राज्य हो गया। देखिए, उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उल्लास का फुल फॉर्म क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। मतलब नव भारत साक्षरता के तहत 100% साक्षर राज्य बनाना। उत्तराखंड की बात करें तो उसकी साक्षरता कितनी है? 98.7%। और इसमें 6 वर्ष तक के बच्चों को शामिल नहीं किया जाता। 6 वर्ष से ऊपर के बच्चों को शामिल किया जाता है। इससे पहले मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और 6ठा राज्य कौन सा है आपका? उत्तराखंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। यूपी कैबिनेट ने किस कस्बा का नाम परशुरामपुरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया? किस कस्बा का नाम? तो ये क्या है? जलालाबाद। जलालाबाद ये एक पहले नाम था, उसको बदलकर परशुरामपुरी किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 जुलाई 2026 को कैबिनेट बैठक में शाहजहांपुर का एक कस्बा है जलालाबाद, उसका नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया। ठीक है ना। पौराणिक रूप से यह भगवान परशुराम की जन्मस्थली है, जहां परशुराम की एक प्राचीन मंदिर भी है। उनका कहना है कि मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर के सम्मान में कस्बे का नाम जलालाबाद रखा गया था। ठीक है, तो क्या है? जलालाबाद का नया नाम परशुरामपुरी रखा गया। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में एनर्जी ड्रिंक स्टिंग
जो है नाम से कि बिक्री पर रोक लगा दी है, रेड कलर का स्टिंग होता है। तो ये किस राज्य ने पहल की है? तो वो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने ये पहल का, इससे पहले पंजाब राज्य ने इस पर रोक लगाया था। ठीक है। महाराष्ट्र राज्य 3 जुलाई 2026 को राज्य भर में स्कूल के अंतर्गत 500 मीटर तक एक्सटिंक्ट जो हमारा ड्रिंक है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। कारण इसमें कैफीन की मात्रा अधिक बताकर इसको बंद किया गया है। ठीक है ना। और ये किसके द्वारा उठाया गया? FSSAI के द्वारा उठाया गया है कदम। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 परियोजना के बारे में है कि कैशलेस चिकित्सा योजना गुरु दक्षिणा किस राज्य ने शुरू किया? ठीक है ना। तो ये गुरु दक्षिणा जो है किसके द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना, जिसको गुरु दक्षिणा के नाम से भी जाना जाता है, शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षकों और शिक्षक कर्मचारियों को कैशलेस अस्पताल भर्ती में होने का लाभ मिलेगा। ठीक है। इसके तहत सरकार कितनी खर्च कर रही है? 447 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन है अवार्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बुकमैन अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज वास्तव में किस प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार का नया नाम है? ठीक है ना। बुकमैन अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। तो देखिए ये जो आपको नया नाम दिया है, पहले इसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। क्या था? अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। ठीक है। इसके बारे में पहले क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज, देखिए आप इसके बारे में जानते हैं कि वर्ष 2027 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज को आधिकारिक रूप से बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज के नाम से जाना गया। ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या है कि बुकर प्राइज फाउंडेशन ने बुकमैन फिलैंथ्रोपिस्ट के साथ 10 वर्षीय स्पॉन्सरशिप की समझौता किया है। ठीक है ना। जिसके कारण इसी के नाम से हो गया बुकमैन बुकर प्राइज। इसके तहत जो 50,000 पाउंड रुपया मिलता था, अब कितना मिलेगा? 1 लाख पाउंड। ठीक है ना। यह किसको मिलता है? मूल रूप से अंग्रेजी अनुवादक के बीच 50-50 बीच रुपया बांटा जाता है। अगर बुकर प्राइज की बात करें तो इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी और ये केवल मूल अंग्रेजी उपन्यासों के लिए दिया जाता था। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किसको मिलता था? इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी और यह अनुवादित साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि भारत में ही गीतांजलि श्री को उसकी हिंदी उपन्यास रेत समाधि को मिला था और अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड को मिला था। ठीक है ना। चलिए अगला हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो बीपीआरडी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए ये बीपीआरडी का जो महानिदेशक नियुक्त किया गया उनका नाम क्या है? आलोक कुमार मित्तल। क्या नाम है? आलोक कुमार मित्तल नाम है। ठीक है। अब इनके बारे में जान लीजिए। ये 30 जून 2029 तक अपने कार्यकाल तक रहेंगे और ये किसका जगह लेंगे? राजीव कुमार शर्मा का। बीपीआरडी का फुल फॉर्म क्या आता है? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना। ये भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 28 अगस्त 1970 को हुआ था। ठीक है ना। मुख्य रूप से इसका काम होता है पुलिस आधुनिकीकरण, अपराध विज्ञान और अनुसंधान, ट्रेनिंग और जेल सुधार के संदर्भ में काम करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 10 है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है ना। तो ये किसे नियुक्त किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसको? अमित गर्ग को। किसको नियुक्त किया गया? अमित गर्ग को नियुक्त किया गया। ठीक है ना। अब इसके बारे में जानिए। 31 अक्टूबर 2027 तक अपनी सेवानिवृत्ति तिथि तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। वे आलोक रंजन की जगह लेंगे। ठीक है ना। एनसीआरबी की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। स्थापना 11 मार्च 1986 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। इसका काम क्या है? अपराध का डेटा जुटाना, उसका संचालन करना, फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड को संचालित करना। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है 11 सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुरस्कार अकादमी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसे नियुक्त किया गया? सुजीत पांडे को। किसे? सुजीत पांडे को नियुक्त किया गया। इसके बारे में जान लेते हैं। ये अपने पद पर 31 जुलाई 2028 तक बने रहेंगे। ये सेंटर क्या है? ये प्रमुख सिविल सेवा प्रशिक्षण केंद्र, जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के माध्यम से जो भारतीय पुलिस आईपीएस का सिलेक्शन होता है, उनका यहाँ पर प्रशिक्षण किया जाता है।
यह अकादमी हैदराबाद तेलंगाना में शिवरापल्ली के पास स्थित है। स्थापना 15 सितंबर 1948 को माउंट आबू राजस्थान में सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के रूप में हुई थी। 1975 में इसको ट्रांसफर करके हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आपको 12 कहा कि एआई फॉर गुड ग्लोबल कमीशन के 44 संस्थापक सदस्यों में किन भारतीय उद्योगपतियों को शामिल किया गया है। ठीक है ना, तो किनको किया गया, मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल, उसके बाद लक्ष्मी मित्तल, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है ना, तीनों को सम्मिलित किया गया है। चलिए, अब इस कमीशन के मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के 2 अन्य वैश्विक लीडर्स के साझेदारी के साथ बनाया गया। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे इसके सह अध्यक्ष हैं। दुनिया भर के टेक कंपनी सेल्स फोर्स के चेयरमैन और सीईओ मार्क बेनीऑफ इसके तीसरे सह अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं आपको, मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल और लक्ष्मी मित्तल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर तीजन बाई का संबंध किस प्रसिद्ध लोक कला शैली से है जिनका निधन 4 जुलाई 2026 को हो गया। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ठीक है, किस कला से है, पंडवानी गायन। किससे है, पंडवानी गायन से है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तीजन बाई छत्तीसगढ़ की एकमात्र विभूति है जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों मिला है। ये पंडवानी कला, कपालिक शैली, वेदमती शैली, तीनों में ये पारंगत थी। ठीक है ना, इनके बारे में आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तीजन बाई को बहुत सारे मिले थे। 1988 में पद्मश्री, नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, सुब्बा लक्ष्मी पुरस्कार, फुकुओका पुरस्कार, ये भी महत्वपूर्ण है। और इसमें पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अगला क्वेश्चन आपका है कि एस जानकी का निधन 11 जुलाई 2026 को हो गया। वो किस वजह से प्रसिद्ध थी। एस जानकी जो नाम है, किस वजह से, वो पार्श्व गायिका और संगीतकार थी। क्या थी वो, पार्श्व गायिका और संगीतकार थी। देख लीजिए, वो प्लेबैक सिंगर एस जानकी का निधन 88 साल के वयु में हो गया। वह दक्षिण भारत के नाइटिंगेल कोकिला के नाम से मशहूर थी। ठीक है ना, और प्यार से उनको जानकी अम्मा कहकर पुकारा जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है पद्मश्री अवार्ड प्राप्त गिरीश भारद्वाज का 7 जुलाई 2026 को निधन हो गया। उसे किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए, उसको जो है ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किससे, ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, अब यहां पर देखिए 76 साल के गिरीश भारद्वाज को सेतु बंधु या ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के नाम से चर्चित थे। उन्होंने पहला पुल 1989 में दक्षिण कन्नड़ के आरामपुर में पायस्विनी नदी पर बनाया था। 2017 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16, बहुत इंपॉर्टेंट, कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो देखिए, इंटरनेशनल की में सबसे कम उम्र में करने वाले का नाम क्या है, वैभव सूर्यवंशी। क्या नाम है, ये बिहार के ही है, वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वैभव सूर्यवंशी 55 साल 99 दिन में पहला मैच खेला, जबकि सचिन तेंदुलकर 16 साल और 205 दिन में अपना डेब्यू किए थे। ठीक है ना, शेफाली वर्मा की बात करें तो इन्होंने भी 15 साल 239 दिन में की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू की थी। वैभव इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले भारत के पहले और दुनिया के चौथे सबसे युवा खिलाड़ी हैं। अगर सबसे युवा की बात करें तो उनका नाम जर्सी कीनिया चार्लोस ग्रेक सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल खिलाड़ी है। वे 2019 में 11 साल 40 दिन की उम्र में ही T20 इंटरनेशनल खेल में डेब्यू किए थे। ठीक है ना, जर्सी के निया चार्लोट। अगला क्वेश्चन ये है कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह बनाने वाले भारत के 12वें क्रिकेटर कौन बने हैं। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में नाम दर्ज कराने वाले भारत के 12वें क्रिकेटर कौन बने हैं, सौरव गांगुली। क्या नाम है उनका, सौरव गांगुली। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भारत के पूर्व कप्तान को 9 जुलाई 2026 के 54वें जन्म दिवस पर उनको सम्मानित किया गया। इसी दिन उनकी बायोपिक दादा द सौरव गांगुली स्टोरी फर्स्ट लुक जारी भी हुआ था, जिसमें राजकुमार राव दादा का किरदार निभा रहे हैं। ठीक है ना,
हॉल ऑफ फेम में सबसे पहले बिशन द्विवेदी को 2009 में और बाकी सभी लोग खिलाड़ियों को उसमें सम्मिलित किया गया। इससे पहले धोनी को 2025 में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18। कह रहा है कि पुरुषों के शॉर्ट पुल F57 वर्ग में विश्व का नंबर 1 रैंक जुलाई 2026 में हासिल करने वाले पहले भारतीय पैरालंपिक कौन बने हैं। ठीक है ना, तो पहले पैरालंपिक कौन है, उनका नाम है होकाटो होतेजो सेमो। क्या नाम है, होकाटो होतेजो सेमा। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये कहां से है, नागालैंड से एक पैरा एथलेटिक्स है। भारतीय सेना की 9 असम रेजिमेंट के सूबेदार के पद पर ये कार्यरत थे। ठीक है ना, ये पुरुषों के शॉर्ट पुल F57 वर्ग में नंबर 1 एथलीट्स बने हैं। 2024 पैरा ओलंपिक खेल में 14.65 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कांस्य पदक जिन्होंने जीता था। ठीक है ना, इससे पहले वो अति विशिष्ट सेवा पदक भी जीत चुके हैं। उन्हें उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति के द्वारा अर्जुन पुरस्कार 2024-25 में सम्मानित किया जा चुका है और अति विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा ओलंपिक खिलाड़ी बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 कि भारत के 58वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो भारत के 98वां ग्रैंड मास्टर बने हैं एस अश्वथ। क्या नाम है उनका, एस अश्वथ। ठीक है ना, ये कहां से है, ये तमिलनाडु से है। 2025 में ग्रैंड के ओपन में अपना पहला जीएम नॉर्म और बुडापेस्ट में दूसरा नॉर्म इन्होंने जीता था। ठीक है ना, इस जीत के साथ ही भारत में कुल ग्रैंड मास्टर की संख्या 98 है, जिसमें अकेले तमिलनाडु के कितने आते हैं, 46 ग्रैंड मास्टर आते हैं। और ग्रैंड मास्टर का खिताब अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE के द्वारा दिया जाता है, ये भी आप जान लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है। तो सबसे रहने योग्य शहर में पहला स्थान कौन आता है, कोपेनहेगन, डेनमार्क। ठीक है ना, कोपेनहेगन, यहां देख सकते हैं ये जुलाई 2026 को जारी किया गया, जिसमें 173 शहरों को सम्मिलित किया गया। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है और दुनिया के सबसे ज्यादा रहने वाले लायक स्थान में शहर में आता है। ठीक है ना, और ये लगातार दूसरे वाले पहला स्थान हासिल किए। पहला स्थान कोपेनहेगन को, दूसरा स्थान वियना ऑस्ट्रिया को, तीसरा स्थान मेलबर्न ऑस्ट्रिया को, और सबसे नीचे आता है तेहरान, ईरान की राजधानी, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे और यूक्रेन की राजधानी। ठीक है ना, ये सभी जगह आपको युद्ध क्षेत्र का भी बना हुआ है। इसीलिए टाइम आउट द्वारा जारी हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है। तो सबसे खुशहाल शहर की बात करें तो वो कौन सा है आपका, जयपुर है। कौन सा है आपका, जयपुर है। यहां देख सकते हैं जयपुर दुनिया में 6ठा स्थान है, लेकिन भारत में पहला स्थान है। ठीक है ना, और इसे लंदन स्थित अंतरराष्ट्रीय पत्रिका टाइम आउट के द्वारा 19 जून 2026 को जारी किया गया। ठीक है ना, जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। पहला स्थान पर यूके का बाथ शहर है, उसके बाद पनामा का पनामा सिटी है। भारत का स्थान कौन सा आता है आपका, 6ठा स्थान आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है जुलाई के पहले सोमवार को। कब मनाया जाता है, जुलाई के पहले सोमवार को। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं जुलाई के पहले सोमवार 2025 में 4 जुलाई को मनाया गया। ठीक है ना, इसका थीम था शांतिपूर्ण दुनिया के लिए सहकारी समिति। ठीक है ना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस सरकारी उद्यमों के प्रभाव को जश्न मनाने के लिए दुनिया के सभी व्यक्तियों, समुदाय और संगठनों को एक साथ लाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 23 कि अंतर्राष्ट्रीय बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है, 3 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 3 जुलाई को। ठीक है, अब ये 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इससे पर्यावरण हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है ना, एक प्लास्टिक बैग को नष्ट करने में कितना लगता है, 100 से 500 साल लगता है। क्वेश्चन है 24, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 11 जुलाई 2026 का जो थीम था, युवाओं की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करना आज और भविष्य के लिए। ठीक है ना, 1987 में
5 अरब की जनसंख्या 11 जुलाई को पूरा हो गया था, ठीक है ना, इसलिए 5 अरब दिवस के रूप में तब से मनाया जाता है, ठीक है ना। और आधिकारिक घोषणा 1989 में किया गया था। भारत 2023 से विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपका था करंट अफेयर दूसरे सप्ताह का। अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।